आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि मिडिल ईस्ट में अमन एक बार फिर खत्म हो चुका है। इसराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स फिर से शुरू कर दी हैं और इन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में गजा में 26 लोग शहीद हो चुके हैं। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लिटरली अभी चंद दिन पहले 9 अक्टूबर को ही तो पीस डील साइन हुई थी, अभी तो अमन आया था, इतनी जल्दी अमन चला भी गया। ये हैरानगी की बात नहीं है, हैरानगी की बात वो है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। फाइनली ग्रेटर इसराइल का प्लान शुरू हो गया है एंड द वर्स्ट इज नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। يلا يلا شهر هم شهر هاي طيب تعرف هو ابنه ولا ولاد ابنه ولا ولاد بنتي. नौ अक्टूबर सन 2025 को मिडिल ईस्ट की पीस डील साइन होती है और तकरीबन 9 अक्टूबर के आसपास मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई और इस वीडियो में बहुत कैटेगोरिकली मैंने आपसे ये कहा कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम रहे मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये अमन कितनी जल्दी बेअमनी में बदलेगा, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर आपने ये देखा कि 19 अक्टूबर को एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया, एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस दफा इसराइल ने इल्जाम ये लगाया कि हमास ने रफा के करीब इनके एक कमांड पे अटैक किया है जिसमें 2 सोल्जर्स जान से गए। इस पर हमास का कहना यह है कि 2 बातें पहले अपने दिमागों में क्लियर कर लें। नंबर 1, जिन्होंने अटैक किया है वो हमास नहीं है, वो अनएफिलिएटेड ग्रुप्स हैं। और दूसरा, ऐसे ग्रुप स्पॉन्सर्ड बाय इसराइल इटसेल्फ हैं। और तीसरी एक बड़ी मजेदार बात हमास ने कही है कि इसराइल ऑलरेडी 9 अक्टूबर से लेकर अब तक 80 वायलेशंस कर चुका है ताकि ये सीज फायर किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो दूसरा पॉइंट है ना, वो मेरी नजर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अनएफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, ये हमास का हिस्सा नहीं है। दैट रिमाइंड्स मी कि जून 2025 में इसराइल ने ये एक्सेप्ट किया था कि हमने गजा के अंदर इतने फैक्शंस क्रिएट कर दिए हैं उन लोगों के जो हमास को पसंद नहीं करते और उनके हाथ में बंदूक भी थमा दी है और उनको लीडरशिप पोजीशंस भी दे दिए हैं। अब ये आपस में ही लड़ेंगे, हम तक नहीं पहुंचेंगे। ये जो सिलसिला होता है इसको पावर वैक्यूम कहते हैं और ये पावर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी कभी ना हो सके। आपकी नजर से तारीख में इराक की वॉर गुजरी है, आपकी नजर में लिबिया की खाना जंगी गुजरी है, आपकी नजर में अफगानिस्तान की सिचुएशन भी गुजरी है। अगर आप इन तीनों सिचुएशंस को देखें, जब भी वहां पर लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की गई, कभी भी लीडरशिप बनाई नहीं जाती है, लीडरशिप के मौके पर वैक्यूम छोड़ दिया जाता है। कितनी हैरानगी की बात है कि मिडिल ईस्ट के पीस डील के अंदर हर चीज फेज वाइज होनी थी और सबसे आखिर में क्या चीज आनी है कि लीडरशिप डिसाइड करेंगे कि किसने लीड करना है, कि हम आखिर में डिसाइड करेंगे। जब आप ये चीज आखिर में डिसाइड करेंगे तो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा। जब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा तब फैक्शंस आपस में लड़ेंगे, जितनी खाना जंगी होगी उसका कोई तो है जो फायदा उठाएगा। और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बातें खुद नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की हैं कि हमने इतने फैक्शंस क्रिएट कर दिए कि हम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। और इसी बात को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अगर तो किया है तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना काम किया आपने, क्योंकि उसका खुमियाजा
उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन तक ह्यूमैनिटेरियन एड जानी है। जब लोग आपस में लड़ेंगे तो यासिर अबू शबाब जैसे कैरेक्टर्स पैदा होंगे जो चोरियां करेंगे, अपने ग्रुप्स पैदा करेंगे, लेकिन मदद सही लोगों तक जाने नहीं देंगे। और ये अमन कितने दिन तक कायम रहना था, अब इस बात को समझना है तो इस छोटे से वाकये से समझें कि 9 अक्टूबर को पीस डील साइन होती है और 12 अक्टूबर को गजा की सरजमीन पे एक दिलखराश वाकया पेश आता है। सालेह अल जाफरवी, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका ताल्लुक गजा से, 28 साल का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो पूरी दुनिया को गजा की करंट सिचुएशन पे अपडेट रखे हुए है। उस जर्नलिस्ट का कत्ल कर दिया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है हमास पे, और हमास भी ये कहता है और खुद गजा के लोग भी कहते हैं कि ये काम उन फैक्शंस का है कि जो इसराइल ने क्रिएट किए हैं ताकि आपस में खाना जंगी रहे, एड रुक जाए, एयर स्ट्राइक्स शुरू हो जाएं और अमन कायम ना हो सके। सालेह अल जाफरवी के मर्डर को लेके सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? सबसे हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके चंद घंटों के अंदर अंदर मेटा उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर देती है। यानी इस कदर सेंसरशिप आपने कर रखी है, इतना आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ओब्लाइज कर रखा है कि वो सच दुनिया तक ना पहुंचने दें। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस फेक स्टेट को इतनी जल्दी क्या है अमन को खराब करने की? इतनी जल्दी ये दोबारा ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा करना चाहते हैं? लिटरली डेज अवे आपने पीस डील साइन की है, 2 हफ्ते नहीं गुजरे हैं और आप अपनी जबान से एक बार फिर पलट गए। इतनी जल्दी किस बात की है? अगर आप इस फेक स्टेट के इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो आपको यह नजर आएगा कि उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस वक्त डिवाइडेड है। आधे लोग इस फेवर में हैं कि नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस को बाजियाब कराया तो सर्टनली तारीफ बनती है, लेकिन आधे डिवाइडेड हैं कि नेतन्याहू को अपनी करप्शन के चार्जेस को फेस करना पड़ेगा। खुद इसराइल के लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि जब तक जंग चलती रही, जंग छिड़ी रही, तो पॉलिटिकल कवर नेतन्याहू को मिलता रहा कि उन्हें अदालत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क को यूनाइट करना है, आवाम को इकट्ठा लेके चलना है, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना है। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हो गई और 9 अक्टूबर को मुज़ाकरात हो गए, पीस डील साइन हो गई, तो चाहे जितना डिले कर ले, नेतन्याहू को आखिरकार 15 अक्टूबर को कोर्ट का सामना करना पड़ा। और कोर्ट का सामना करने के बाद 4 दिन लगे, दोबारा एयर स्ट्राइक शुरू हो गए, क्योंकि करप्शन के चार्जेस नेतन्याहू फेस नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो चार्जेस हैं कि छोटे चार्जेस नहीं हैं, और इन चार्जेस की तफसीलात में अगर आपने जाना हो तो बीबी फाइल्स को एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। इतने बड़े चार्जेस हैं कि पूरा पॉलिटिकल करियर डूब जाएगा, चार्जेस से बाहर नहीं आ सकेगा। तो अब आपको यह समझ में आता है कि इसराइल को अमन खत्म करने की इतनी जल्दी क्या है। अब यहां पर एक और सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और वो सिचुएशन ये है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान नाफिजुल अमल हो रहा है और दुनिया भर का मुसलमान या तो बेखबर है या गूंगा होकर बैठा है। अब ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज द स्पाई अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह एस्पेनाज किया जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को भी क्लियर कर लेते हैं। 1967 में 1967 में इसराइल ने गोलान हाइट्स के इलाके पर कब्जा किया और ये कब्जा आज तक जारी है। इसकी कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, लेकिन काबिज के पास इलाका तो मौजूद है। फिर दिसंबर 2024 में बशार अल असद की रिजीम खत्म हो जाती है और रिजीम के खत्म होते ही इसराइल को मौका मिल जाता है और इसराइल इस मौके से भरपूर फायदा उठाता है। इस साल के आगाज में गोलान हाइट्स से आगे बफर जोन के इलाकों के ऊपर भी इसराइल कब्जा कर लेता है। इसराइल के एक मिनिस्टर ने कुछ महीनों पहले कहा था, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ये जो कब्जा कर रखा है बफर जोन पे, आपका क्या इरादा है, क्या आप यहां पर कब तक मौजूद रहेंगे? उसके अल्फाज पता है क्या थे? उसके अल्फाज थे फॉर अनलिमिटेड टाइम। हम तो अब यहां आ चुके हैं, अब हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। और रिसेंटली इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है कि हम इससे आगे माउंट हरमोन के ऊपर
अपनी बेस बनाएंगे, एक आउटपोस्ट बनाएंगे जहां से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब माउंट हर्मोन का जिक्र मैंने बुक ऑफ इनॉक के वीडियो में तफसील के साथ किया है, जहां पर कहते हैं कि 200 फॉलन डीमंस आए थे। यानी अगर वो बात सच्ची है तो तब भी डीमंस के कंट्रोल में था और अब भी डीमंस के ही कंट्रोल में है। और अगर माउंट हर्मोन के ऊपर आउटपोस्ट बन जाती है तो और ग्रेटर इजराइल की मिसाल आपको क्या चाहिए? नेतन्याहू खुद यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इसका नक्शा आपको दिखा चुका है। और अब जरा नजर डालें इजराइल के झंडे की तरफ। जो स्टार ऑफ डेविड है उसके हवाले से मैं तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन ये जो दो ब्लू लाइंस आपको नजर आती हैं, यानी नील और फरात के दरमियान जितनी जगह मौजूद होगी वहां पर ग्रेटर इजराइल बनेगा। तो ये आउटपोस्ट बनने के बाद आपको क्या लगता है, ग्रेटर इजराइल पर काम होना शुरू नहीं हो गया? अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी में सर डालकर देखना ना चाहें तो यह आपका अपना कसूर है, पर ग्रेटर इजराइल पर काम होना शुरू हो गया। एंड ऑल ऑफ दिस किस आड़ में? सब का सब मिडिल ईस्ट की पीस डील की आड़ में। आज दुनिया भर का मुसलमान खामोश बैठा है और ग्रेटर इजराइल का प्लान तेजी से नाफिजुल अमल है। आज मुसलमान की यह हालत है क्यों? क्या उसके पास दीन का इल्म नहीं है, या वो अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में सब कुछ छोड़ बैठा है, या वो चारों तरफ से गद्दारों में घिरा हुआ है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं।